मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी जी। आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई सविता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वह चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहे तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना। सविता, झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी। डॉली ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जहाँ तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की चिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही तरीका है कि उनसे ज्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वह तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। डॉली अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाह देकर अपने बेटे के साथ स्कूटर में बैठ स्टेशन की ओर चली गई। सविता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी थी कि उसकी सास सरिता वहाँ पहुँच गई। उफ, उस डॉली जैसी बददिमाग और लड़ाकू बहू भगवान दुश्मन को भी न दे। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा। कह सरिता ने अपनी छोटी बहू से बातें करना शुरू कर दी। सरिता लगातार डॉली की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। सविता ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो सरिता नाराज होकर बोली, अब तू क्या गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। सविता का ये जवाब सुन सरिता चिढ़ उठी थी। सरिता वैसे सविता के घर वालों को कुछ ज्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि राज और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी सविता और उसके घर वाले सरिता को पूरा सम्मान देते थे। सरिता को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वह उसे तीखी आवाज में सुनाने लगी, अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ी की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर सविता ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेली बोलते हुए सरिता आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती तो 1 मिनट में उन्हें दुगनी ज्यादा बातें सुनाकर चुप करा देती। पूरे 7 दिन में अकेले कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ सविता चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। सविता ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक सरिता ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना ना खाने के लिए भूख न होने का बहाना बनाया, पर आरती ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए सरिता ने सविता के मायके वालों की वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी देर में सविता अपनी नाराजगी भुलाकर उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी कि मुझे अपनी तरफ करने को वह आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को सरिता ने सविता के लिए स्विगी से गर्म समोसे और चाय मंगवाई। सरिता ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे के कार्ड से कनेक्ट थे, इसलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो सविता का मन अंदर से खिंसा बना रहा। कुछ देर बाद सरिता ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल रितेश ज्यादा पीने लगा है और पी के संजना से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूं। राज और तुमसे रितेश की अच्छी पटती है, तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार सरिता असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र ने अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं है। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी। ऐसी बातें सोचते हुए सविता ने अपने आप को जब ज्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। संजना दीदी अगर अपना गुस्सा कम कर ले तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा मम्मी। सविता के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच संजना के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले सविता को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के साथ काफी नजदीक महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद सविता ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने की लुत्फ उठाया और फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किया। दोपहर के खाने में सरिता ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद सविता सोफे पर और सरिता तख्त पर आराम करने लगी। ड्राइंग रूम में ही लेट गई। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने का नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेश गए। सरिता ने अच्छी और सस्ती सब्जियां
खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दे दिया, पर सविता को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख सविता के पति राज ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दे दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? ये चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब, मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बोल रही है। डॉली भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से ये सारा नाटक चल रहा है। सविता ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए राज को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर सविता खुद ही ठाका मारकर हंसी तो राज बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को संजना और रितेश के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। सरिता अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चुकी थी। नंद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंस बोली। माँ बेटी दोनों ने सविता का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन सरिता ने सविता के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियां उसे सुनाई। अपनी सास के सामने मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल की 20 बाल्टी भरनी पड़ता था, फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे में आए थे और सरिता की सास यानी राज के दादा दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक कर ले आए हो। सरिता को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। सरिता ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हो। सविता ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इस बात में कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। डॉली की वापसी होने से एक दिन पहले सरिता ने सविता को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस तुम डॉली के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी शय पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब तो मेरी जिंदगी ही नरक बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसे दिलासा देते हुए सविता की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात सविता को जल्दी नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नजदीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। डॉली भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख ही रही है। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी संबंध इतने ज्यादा खराब क्यों है? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया है? घर में बना सुख शांति का माहौल क्या डॉली भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए सविता ने देर रात तक माथा पच्ची करी। अगले दिन रविवार की सुबह डॉली अपने बेटे के साथ 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही सरिता और उन दोनों के बीच तेज लड़ाई हो गई। डॉली की कमर में सफर के दौरान झटका लग जाने से डर हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो सरिता ने उसे बहुत सारी चली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में बहुत जोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। सरिता ने रसोई में आकर सविता से डॉली की बुराई करना शुरू कर दी। बहू देखा कितनी लंबी जवान है इसकी, मैंने तो उसे घर से अलग थलग करने का फैसला कर लिया है। सविता ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी आज अरहर की दाल बना ले, देख लेना एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो तब तक मैं दही जमा देती हूँ। सरिता ने एक बार को तो उसे गुस्से से घूरा पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले। बिना डब्बे में दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं करी। सविता जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर डॉली के कमरे में गई तो उसने सरिता के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खुखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है पर अब मैं इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? सविता ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय घर पर ही रही? अभी मुझसे कुछ मत पूछो कविता। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो दे देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? जरूर चलूंगी भाभी, आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। सविता को डॉली ने अजीब सी नजरों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही सविता कमरे से बाहर चली गई। सरिता और डॉली ने बहुत कोशिश करी पर सविता के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक ये सोचकर उससे नाराज रही कि वह हाँ में हाँ ना मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। सरिता और डॉली के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई पर सविता का मन जरा सा भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिरदर्द सताया, न भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को डॉली भी
काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और सरिता दोनों ही इसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक की अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो सविता फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में सरिता और डॉली के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं हो पाई। कुछ देर बाद वे दोनों आपस में सीधी बात भी करने लगी तो उनकी नजरों से छिपकर सविता प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में, कहने में और सुनने वालों को रस तो आता है पर ये रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होंगी मैं फौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके सविता देर रात को सोई और आज अपने मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वह अपने फैसले पर उसके सही होने की मुहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी।